हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी गुरुकुल 2020 में आप सबका स्वागत है। इससे पहले वाले 2 लेक्चर में हमने जो कोशिका है उसके बारे में पढ़ना स्टार्ट किया था सबसे पहले, और हमने इसमें देखा कि कोशिका आखिर होती क्या है और कोशिका के पार्ट क्या होते हैं। जिसमें सबसे पहले हमने प्लाज्मा झिल्ली हमने देख लिया था, जिसे हम कोशिका झिल्ली या सेल मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। और फिर इसके बाद हमने देखा था अल्प परासरणदाबी विलयन, समपरासरी विलयन और अति परासरणदाबी विलयन। और तीनों तरीके के जो सॉल्यूशन थे उसमें हमने ये देखा कि अगर सेल को आप इनके अंदर रखते हो तो क्या क्या होता है। अगर आपने ये इससे पहले वाला वीडियो नहीं देखा है तो आप जाके देख सकते हैं, आई बटन पे आपको मिल जाएगा। आज स्टार्ट कर रहे हैं हम कोशिका भित्ति, बट कोशिका भित्ति से पहले हम थोड़ा सा जो परासरण है उसके बारे में थोड़ा सा और देख लेते हैं ताकि हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। जो परासरण होता है वो कहाँ कहाँ और किस किस में होता है, किस तरीके से होता है वो देखते हैं। जो एक कोशिकीय अलवणीय जीव मतलब ऐसा वाटर जिसके अंदर साल्ट की मात्रा ना हो, नमक की मात्रा ना हो, जैसे तालाब हुआ, झील हुआ, नदी हुई, ठीक है। तो एक कोशिकीय जीव जो अलवणीय जीव है, ठीक है। और पादप कोशिकाएं, इनमें जो जल ग्रहण की प्रक्रिया होती है वो परासरण के द्वारा होती है। यानी सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म जो सॉल्टी वाटर के अंदर नहीं पाए जाते हैं, वैसे जीव और पादप, उनमें परासरण के द्वारा क्या होता है, जल ग्रहण होता है। पौधे की जड़ों द्वारा जल का अवशोषण परासरण द्वारा ही होता है या उसका ही उदाहरण है। जैसे हमें पता है कि जो पौधे की जो जड़ें होती हैं वो क्या करती हैं, पानी को क्या करती हैं, अंदर की तरफ अवशोषित करती हैं। तो ये जो अवशोषण की प्रक्रिया है वो भी परासरण के द्वारा ही होती है। विसरण कोशिका में जल गैसों के आदान प्रदान में सहायता करता है। यानी जो विसरण की प्रक्रिया है, यहाँ क्वेश्चन बनता है कि विसरण पौधे में क्या क्या काम करता है। एक तो जल और एक गैस, इनके आदान प्रदान में सहायता करता है। कोशिका बाहरी पर्यावरण से पोषण ग्रहण विसरण द्वारा करती है। यानी जो कोशिका है वो बाहरी, जैसे ये कोशिका है, अगर इसको इस बाहरी एनवायरनमेंट से अपना न्यूट्रिशन गेन करना है तो वो किससे करेगी, विसरण की विधि के द्वारा ही करेगी। आई थिंक समझ में आया होगा। इसके बाद देखते हैं कोशिका में विसरण की क्रिया को करने के लिए कोशिका को ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यानी हमें कोई भी काम करना हो तो हमें एनर्जी चाहिए। तो कोशिका जो होती है, जो सेल होती है, उसको भी कोई भी एक्टिविटी करने के लिए, कोई भी क्रिया करने के लिए ऊर्जा की ज़रूरत होती है, ठीक है। तो विसरण भी एक क्रिया ही है इसकी, कोशिका की। तो इस विसरण की क्रिया को करने के लिए इसको ऊर्जा की आवश्यकता होती है। और इस सेल को जो ऊर्जा मिलती है वो किसके फॉर्म में मिलती है, एटीपी की फॉर्म में मिलती है। ओके। एंडोसाइटोसिस जो प्रक्रिया होती है वो अमीबा में होती है। किस में होती है, अमीबा में होती है। इस प्रक्रिया द्वारा अमीबा अपना भोजन ग्रहण करता है। यानी जो अमीबा है जो फूड ग्रहण करता है उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, एंडोसाइटोसिस। ओके गाइज। इसके बाद कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति क्या होती है देख लेते हैं। कोशिका भित्ति जो होती है वो जो हमारी कोशिका झिल्ली होती है उसके बाहर से एक आवरण होता है। और ये जो कोशिका भित्ति होती है ये सिर्फ पौधों में पाई जाती है। और ये किसकी बनी होती है, सेल्यूलोज की बनी होती है, ठीक है। इससे पहले हमने देखा था जो कोशिका झिल्ली थी वो किसकी बनी हुई थी, हमारी लिपिड और प्रोटीन्स की। ओके। और जो ये कोशिका भित्ति होती है ये जीव द्रव्य कुंचन से बचाती है। जीव द्रव्य का मतलब क्या होता है, जैसे ये सेल है, इसके अंदर जो लिक्विड प्रेजेंट है उसे हम बोलते हैं जीव द्रव्य। और कुंचन का मतलब उसको ख़त्म होने से बचाती है, उसको सूखने से बचाती है। जो पादप कोशिका होती है उसमें परासरण की विधि के द्वारा जल की हानि होती है, ठीक है। और कोशिका झिल्ली के साथ उसके जो अंदर उपस्थित जो उसके आंतरिक पदार्थ होता है वो भी क्या होता है, धीरे धीरे संकुचित होने लगता है, सिकुड़ने लगता है। और परासरण द्वारा जल अवशोषण जीवित कोशिकाओं में ही संभव है। यानी जो मृत कोशिकाएं होती हैं उनमें जल अवशोषण की क्रिया नहीं होती है।
इसके बाद हम देखते हैं केंद्रक। जो केंद्रक है दोहरी परत का आवरण है, इसमें छोटे छोटे छिद्र उपस्थित होते हैं, छोटे छोटे पोर्स प्रेजेंट होते हैं, और इसके अंदर जो क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है वो डीएनए और प्रोटीन के बने होते हैं। डीएनए का क्रियात्मक खंड जीन कहलाता है, मतलब जो वर्किंग या फिर फंक्शनल जो पार्ट है वो क्या कहलाता है, जीन। ठीक है, और डीएनए की फुल फॉर्म क्या होती है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल। और जो ये डीएनए होते हैं इनके अंदर सारी आनुवंशिक सूचनाएं होती हैं। इसके बाद आता है जैसे जो सेल विभाजित नहीं हो रही होती है उसमें डीएनए क्रोमेटिन पदार्थ के रूप में प्रेजेंट होता है। अच्छा, क्रोमेटिन पदार्थ होते क्या हैं, ये एक धागे नुमा संरचना होती है, जैसे जाल होता है, जैसे इस तरीके से। ठीक है, कोई स्ट्रक्चर नहीं होती है इनकी, तो इसे हम बोलते हैं क्रोमेटिन पदार्थ। और जिनमें सेल डिवीज़न नहीं हो रहा होता है उनमें डीएनए क्रोमेटिन पदार्थ के रूप में ही प्रेजेंट होता है। जब विभाजन स्टार्ट होता है कोशिका में, जब विभाजन होने वाला होता है तभी जो क्रोमोसोम है वो संगठित होते हैं। ठीक है, उसी समय इनमें संगठन की प्रक्रिया होती है। बैक्टीरिया, केंद्रक झिल्ली अनुपस्थित होती है बैक्टीरिया के अंदर, यानी जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो एब्सेंट होती है, और इनमें जो क्रोमेटिन पदार्थ होता है वो उपस्थित होता है, और उसे क्या कहा जाता है, केंद्रक काय। दो चीज़ें हुई, बैक्टीरिया में केंद्रक झिल्ली अनुपस्थित होती है। ठीक है, जैसे ये सेल है, इसके अंदर बीच में ये केंद्रक है, इसके ऊपर से जो लेयर है उसे हम केंद्रक झिल्ली बोल रहे हैं। ठीक है, इसके ऊपर ये लेयर नहीं होती है, और इसके अंदर जो क्रोमेटिन पदार्थ होता है, क्रोमेटिन पदार्थ अभी मैंने आपको बताया इस तरीके से होता है, तो ये जो क्रोमेटिन पदार्थ है ये क्या कहलाता है, केंद्रक काय। ओके, इसके बाद देखते हैं ऐसे जीव जिनकी सेल में केंद्रक झिल्ली नहीं होती उन्हें प्रोकैरियोट्स कहते हैं। यानी जिनके, जैसे बैक्टीरिया है प्रोकैरियोट्स हुआ, जैसे ये केंद्रक है, इसमें जो सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होगी, केंद्रक झिल्ली नहीं होगी ये, तो वो क्या कहलाएंगे, प्रोकैरियोट। ठीक है, और ऐसे जीव जिनकी सेल में केंद्रक झिल्ली होती है उन्हें हम यूकैरियोट कहते हैं। गाइज, ये प्रोकैरियोट और यूकैरियोटिक सेल का पहला डिफरेंस है कि जो केंद्रक झिल्ली होगी उसमें क्या नहीं होगा, लेयर नहीं होगी, केंद्रक झिल्ली नहीं होगी केंद्रक के अंदर। प्रकाश संश्लेषी जो बैक्टीरिया होते हैं, बैक्टीरिया में क्लोरोफिल जो होता है वो झिल्लीदार पुटिका के साथ, जबकि यूकैरियोटिक सेल में क्लोरोफिल प्लास्टिड में होता है। मतलब जो प्रकाश संश्लेषी बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया हमने देखा अभी कि जिसके अंदर क्या नहीं प्रेजेंट होती है, केंद्रक झिल्ली प्रेजेंट नहीं होती है, तो ये झिल्लीदार पुटिका के साथ होते हैं क्लोरोफिल। ठीक है, और यूकैरियोटिक सेल में जो क्लोरोफिल होते हैं वो प्लास्टिड में होते हैं। आई थिंक आप लोगों को समझ में आया होगा। थैंक यू गाइज, अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना।